आर डूइंग वेल, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आज के करंट अफेयर 23 मार्च 23, आज का दिन आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 को आज के दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन हो सकते हैं। हम उन्हें शॉर्टली देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट जो है दैट इसरो इज सेइंग दैट वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर चंद्रयान प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पे भेजने का ये तीसरा मिशन है हमारा। इससे पहले हमने 2 मिशन भेज चुके हैं। इट इज़ आवर थर्ड मिशन एंड इससे पहले हमने चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 भेजा था। और ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम वहाँ पे इंड टू इंड कैपेबिलिटी है सेफ लैंडिंग की एंड रोविंग करने की। द मिशन इज स्लेटेड टू बी लॉन्च्ड, ऐसा माना जाता है कि इस साल के अगस्त महीने में हम इसे लॉन्च कर देंगे। एंड इट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। एक्चुअली ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज GSLV मार्क 3 का नया नाम है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट हेवी लॉन्च व्हीकल वी हैव। हम इससे मैक्सिमम 3.5 टन टाइप वेट भेज सकते हैं। थोड़ा सा हम देख लेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था, इट्स जस्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द, ये अभी ऑर्बिट कर रहा है। फर्स्ट मिशन था मून पे एंड इट्स एम टू डिवाइज अ 3 डायमेंशनल एटलस। इसका पर्पस था कि हम 3 डायमेंशनल एटलस ले मून के सरफेस का। इसको PSLV-C2 से हमने लॉन्च किया था एंड टू कंडक्ट साइंटिफिक, मेजर पर्पस था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द स्पेसक्राफ्ट। चंद्रयान 2 जो हमने भेजा था, इट वाज फर्स्ट इंटरप्लानिटेरियम मिशन टू लैंड रोवर। ये रोवर था और ये रोवर किसी सेलेस्टियल बॉडी पे भेजा जाने वाला इसरो का पहला रोवर था। ठीक है, प्रज्ञान और विक्रम का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इन्वॉल्व्स ये ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। इसमें 3 पार्ट, इसके 3 इक्विपमेंट्स थे। इसे GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका वेट था अराउंड 3.3 टन एंड इट्स पर्पस वाज टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मून। सो ये चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के फॉलोअप में हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं। चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल था, हम वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। इट वाज लाइव दिखाया गया था हमें TV न्यूज़ चैनल पे। एंड India is the 4th country to soft land rover on the surface of moon after Russia, US and China। ये हम करेंगे। आगे आने वाले दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट मिशन है इसरो के जिसे हमें जानना चाहिए। फर्स्ट इज शुक्रयान 1, हम दिसंबर 2024 के करीब में इसे लॉन्च करेंगे एंड ये अपने सबसे नेबरिंग प्लेनेट वेनस के लिए लॉन्च किया जा रहा है। और मिशन लाइफ एक्सपेक्टेड 4 साल का है और इसे इसरो के द्वारा ही बनाए गए लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट मिशन है दिशा। दिस इज डिस्टर्ब्ड एंड क्विक टाइप सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड्स। ये 2 सैटेलाइट होंगे जो कि अर्थ के एरोनॉमी को रीड करेगा। दैट विल बी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। It involved twin satellites orbiting Earth at an altitude of 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर पे। तीसरा है एक तृष्णा, जिसको हम थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट के नाम से जानेंगे। इसरो एंड CNES इज फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसको CNES के नाम से जानते हैं। एंड इन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी कर लिया है and that it meant for accurate mapping of land surface temperature. It will acquire imagery of Earth's surface in thermal infrared with a resolution and a revisit frequency never seen before. ठीक है, तो ये थर्मल इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ये भी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास आदित्य मिशन है, L1 मिशन, जो सन के लिए लॉन्च किया जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट ये रहा कि चाइना ने साउथ पैसिफिक ओशियन में एक नया अचीवमेंट किया है। दैट सोलोमन आइलैंड के साथ इसने एक पैक्ट साइन किया है। सोलोमन आइलैंड गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को कहा है दैट
चाइना की सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने $170 मिलियन का प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलप करेंगे। इंटरनेशनल पोर्ट होगा जिसका नाम होगा हुनियारे। And the Solomons have become the unlikely epicenter of the diplomatic tussle between China and the US after it signed a secret security pact with Beijing in 2022। तो आप ये देखेंगे कि इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है समवेयर बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और यहाँ पे आप देखेंगे सोलोमन आइलैंड है और पापुआ न्यू गिनियो यहाँ पे है। सो साउथ पैसिफिक ओशन में ये चाइना की बढ़ती जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है उसका एक उदाहरण है। ठीक है, इट विल आल्सो चैलेंज द साउथ पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए। थोड़ा सा हम जस्ट बैक इसके फंडामेंटल्स में जाएंगे तो चाइना इज वर्किंग ओवर OBOR, जिसको हम बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बेसिकली इट इज़ अ रिवाइवल, ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिडाइवल टाइम में एक दैट सिल्क रूट था, दैट सिल्क रूट वाज कनेक्टिंग एशिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये रास्ता दिस वे। ठीक है, इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड, और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है। सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट, मेरी टाइम सिल्क रोड, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमेशा इंडिया ऑब्जेक्ट करता है, वादर बंदरगाह से इनके जिनजियांग रीजन को जोड़ रहा है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर। द इशू इज दैट कि मोर देन 60 कंट्रीज आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पैक्ट विथ चाइना, और ये वो कंट्री है जहाँ पे चाइना बहुत पैसे दे रहा है, कुछ डेवलपमेंट कर रहा है। बट अब जब इनके एनालिसिस, अपने एक स्ट्रेटेजिस्ट रहे पॉलिटिकल एनालिस्ट ब्रह्मा चैलनी, उनके जब एनालिसिस को आप पढ़ोगे तो ही सेज दैट इट इज सम सॉर्ट ऑफ ए डेब्ट ट्रैप। वे वैसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें पता होता है कि दीज कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू पे इन फ्यूचर, और लेटर ऑन दे acquire the land or more and then affect the sovereignty of that country। USA और अदर कंट्रीज ने इस ऐसे डील करने को एक ब्लू डॉट नेटवर्क की स्थापना की है। ब्लू डॉट नेटवर्क जस्ट लाइक अ कोलैबोरेशन USA, जापान और अदर कंट्रीज का है, जो ये बताएंगे कि दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगर किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है तो वेदर दिस इज सस्टेनेबल और नॉट। ठीक है, इंडिया भी शायद ब्लू नेटवर्क का पार्ट हो। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट जिलैंडिया, न्यूजीलैंड से ये वर्ड आप देखोगे इट्स जस्ट उसी की तरह हमें सुनाई देता है, बट जिलैंडिया देयर इज अ ड्राउंड पैसिफिक ओशियन कंटिनेंट, जिसके बारे में बहुत दिनों से ये अपने साइंटिस्टों और जियोग्राफर्स को दैट एप्रीहेंशन था कि ऐसा कोई द्वीप है। जो आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो रीजन है, इस वृहत एक्सटेंडेड फॉर्म को बोला जा रहा है कि दिस इज दैट न्यू कंटिनेंट, दिस इज कॉल्ड जिलैंडिया। लेट अस गो टू सम डिटेल। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ ए कंटिनेंट कॉल्ड जिलैंडिया which is approximate 1.89 million square miles in size and once part of the ancient supercontinent of Gondwana land। ठीक है, गोंडवाना लैंड का नाम आपने सुना होगा कि दैट अर्थ जो था, when all continents were together there was a Tethys sea in that just on the mid of that island, और पैंजिया जिसको हम बोलते थे, और पैंजिया के दो भाग थे, साउदर्न पार्ट वाज गोंडवाना लैंड। ठीक है, उसी गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हैं। इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये इट्स अ नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट दैट इज मोस्टली सबमर्ज्ड इन द साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन जो अभी हमने देखा जहाँ पे सोलोमन आइलैंड था, और जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच का रीजन है, ये सब साउथ पैसिफिक ओशन में आते हैं। and it started to separate from Gondwana land during 105 million years ago। 105 मिलियन ईयर एगो वो वहाँ से अलग होना शुरू किया। and 94% of the land mass is still under water।
It is recognized as the world's eighth continent, and the part of Zealandia जो कि अभी वाटर के ऊपर है forms the foundation of New Zealand's North and South Islands as well as the island of New Caledonia. The existence of New Zealandia was first recorded in 1642 by a Dutch businessman and a sailor, Abel Tasman, who was on a mission to find a great southern continent or Terra Australis. So ये देखो बात बहुत दिनों से चल रही है, बट रिसेंटली कार्टोग्राफर जोग्राफिस्ट ने ये से एश्योर किया है कि यस श्योरली देयर इज एन कंटिनेंट एंड इट इज़ इन द साउथ पैसिफिक ओशियन, जिसका नाम है जिलैंडिया. 1.89 मिलियन स्क्वायर माइल्स इसका साइज है. ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट सुप्रीम कोर्ट इज रेडी टू हियर अ पिटीशन विच इज सीकिंग टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप. मैरिटल रेप, अभी थोड़ा सा हम जस्ट बैक में जाएंगे और ये देखें कि एक मूवी बनी थी, दिस इज अक्षय खन्ना. एज फार एज आई नो, इस एक्ट्रेस को मैं नहीं जानता. तो सेक्शन 375 इज IPC section 375 deals with the rape. It defines rape. It also gives us some exceptions. तो इस IPC 375 में एक exception है. That exception says that it decriminalizes marital rape and holds that sexual intercourse by a man with his own wife, जो कि 18 साल से अधिक है, without her consent is no rape. अब फेमिनिस्टों का टाइम है, फेमिनिस्ट बोल रहे हैं कि इसे ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21. सो एट दिस टाइम मैरिटल रेप शुड बी कंसिडर्ड एज ए क्राइम. ठीक है, गवर्नमेंट की जो अप्रोच रही है, गवर्नमेंट जो अब तक बोला है कि नो वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस proposition because marriage is having a different type of relation in our country. It is in sacrosanct nature. It is not just only a legal relation. तो आज अगर हम मैरिटल रेप को अगर क्रिमिनलाइज कर सकते हैं तो हो सकता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली विल बी डिस्टॉर्टेड. सो देयर आर सम लिमिटेशन, सोसाइटियल लिमिटेशन, इसके कारण हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं. विद वर्ल्ड अफेयर में हम देखते हैं कि मोर देन 38 कंट्री वेयर इट इज स्टिल लीगल. इट मीन्स that marital rape has not been considered as a crime in these countries. India is one of them. ठीक है, but there are also some countries, even your neighboring Nepal or something, where you can see that there are some sort of a protection from marital rape. हमें अभी ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो हमें ये देखना चाहिए कि NFHS 45 की जो डेटा है रिसेंट सर्वे का, वो क्या कहता है मैरिटल रेप के बारे में. तो ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय, किसके द्वारा सेक्सुअली अब्यूज्ड किए जाते हैं. सो यू विल सी दैट द 82% फ्रॉम द करेंट हस्बैंड. सेक्सुअली अब्यूज का मतलब ही हो गया कि इट इज़ विदाउट हर कंसेंट. देन 13.7%, अराउंड 15% जो है वो पिछले पति के द्वारा, फॉर्मर हस्बैंड के द्वारा. इट मीन्स आइदर दैट लेडी इज अलोन और सिंगल लेडी, आइदर she has married to someone. ठीक है, 1.6% जो sexual abuse होता है that is from boyfriends, either current or former. 1.4% is immediate family, brother, father, incest relations जो हुए, and strangers के द्वारा still very meager, मतलब less than 1%, 0.5% से भी कम जो है that stranger जो है उनका sexual abuse करता है. But these are some limitations which are having some challenges for Indian society because societal norms क्या कहता है और constitutional morality क्या कहती है, there is conflict. Society में a lady should hear everything from her husband, even she has no consent about her sexual rights. बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में सबके पास ये अधिकार है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 21. सो नाउ इट हैज़ टाइम टू रिविजिट इट, लेट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट इट. 3 जजों की बेंच जो बैठी है उसमें चीफ जस्टिस, इट विल बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, एंड जल्दी ही इसका केस का लिस्टिंग किया जाएगा. ठीक है, एंड
पीछे के जो जजमेंट है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया था एंड उन्होंने कहा कि हस्बैंड इज लाइबल टू बी चार्ज फॉर रेप अंडर द आईपीसी इफ ही हैज फोर्सिबल सेक्स विथ हिज वाइफ। बट बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2002 में एक जजमेंट दिया जिसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट था, जिसमें कुछ जजों ने इसे हाँ सही माना और कुछ ने इसे गलत माना। हाउएवर जस्टिस सी हरिशंकर, द एसोसिएट जज ऑन द हाई कोर्ट बेंच, ये दिल्ली हाई कोर्ट का है, had rejected the plea to criminalize marital rape, noting that any change in the law should be carried out by the legislature since the issue required consideration of various aspects. इसी की बात कर रहा है, including social, cultural and legal. So still we don't have any conclusive judgment from High Court and Supreme Courts. That's why it has been referred to a constitutional bench. Then the next is India pushes toward the green shipping. Minister Sonewal launches green tug program. पहले तो समझना होगा टग क्या होता है। ये जो बड़ी शिप्स होते हैं, वो बड़ी शिप जब आप देखोगे वो पोर्ट्स पे लगते हैं तो उसे आगे पीछे करने के लिए छोटे छोटे शिप उनके आगे पीछे रहते हैं। ये शिप इन्हें रस्सी से बांध के या चेन से सीकर से बांध के इसे आगे पीछे दाएं बाएं करते हैं। These are called the tugs. ये कह रहे हैं tugs are marine vessels that maneuver ships by pushing or pulling, mostly using tow lines. Tug ships in circumstances when the ships does not move using its own power, like in narrow harbors or canals. हम इसी की बात कर रहे थे। तो सोनेवाल साहब ने लॉन्च किया है ग्रीन टग प्रोग्राम, ठीक है। इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे एंड आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसके लिए उन्होंने फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग गुरुग्राम हरियाणा में बनाया है एंड इट विल बी द नोडल एंटिटी फॉर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। और इसमें करना क्या ये चाहते हैं, एम्स एट बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग बिल्डिंग बाय 2030 एंड इट ग्रीन हाइब्रिड टग्स बनाएंगे ये लोग, विच विल बी पावर्ड बाय ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम। A green hybrid tugs will subsequently adopt non-fossil fuel like solution, methanol, ammonia, hydrogen, ये use करेगा। At least 50% of all tugs are likely to be converted into green tugs by 2030। देखो ये अब environment के space में, environment sphere में ये decision लिया गया है और हम promote कर रहे हैं green shipping। Green shipping will considerably reduce emission from ports। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट माउंट मेरेपी जो है, इट इज़ लोकेटेड समवेयर one of the more it is considered as one of in Indonesia, it's somewhere located in Indonesia, ठीक है, and it is considered one of the most active volcanoes। जावा प्रोविंस के पास है, ठीक है, एंड इंडोनेशिया में टोटल 120 एक्टिव वोल्केनोज है और ये उनमें से एक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम आपने सुना होगा, तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वही है जहाँ पे दीज आर द रीजन्स ऑफ डिफरेंट प्लेट्स मर्जिंग, और ये रीजन में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंट वोल्केनोज अर्थक्वेक आते रहते हैं। लास्ट जो इसका माउंट मेरेपी जो वोल्केनो था उसका इरप्शन 2010 में हुआ था और 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इट्स अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये है मेरेपी, दिस वन। इंडोनेशिया, जावा, बाली, सुमात्रा सब आपको यहीं पे मिलेंगे। एक्सरसाइजेज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बिकॉज इट्स अ सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन, फैक्ट्स। तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के लिए इंडियन एयरफोर्स के पायलट C-17, मिराज, ये सब जो एयरक्राफ्ट हैं ये गए हैं वेलिंगडन, ये यूके में है, ठीक है, और 3 वीक के लिए गए हैं एज ए पार्ट ऑफ द मल्टी, और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। एक और हम आर्मी एक्सरसाइज करती है यूके के साथ जिसका नाम है अजय वॉरियर। सो दिस वाज फैक्ट्स फॉर टुडे न्यूज़, और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके ऊपर आगे आने दिन वाले में आप न्यूज़ कुछ सुनोगे। ट्रैक कीजिए इसको, ये एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। हम कंटिन्यू करेंगे, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।